मुझे नहीं लगता कि वर्मा परिवार, वो फैमिली ऐसी किसी चीज में विश्वास करता है, कियान फू शेंक ने काफी देर सोचने के बाद कहा। मैं वर्मा भाइयों को बहुत लंबे समय से जानता हूं और वे भूत, प्रेत या ऐसी किसी भी चीज पर यकीन नहीं करते। उनका किसी दिव्य गुरु, सेलेस्टियल मास्टर से संपर्क करना असंभव है और यही बात उनके मुखिया पेट्रियार्क के लिए भी लागू होती है। हालांकि वह अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह किसी गुरु या तांत्रिक से संपर्क करने वालों में से नहीं है। मुझे गुनगुन वू गेंजी की मां के बारे में नहीं पता, लेकिन वह हमेशा आम लोगों को हिकारत की नज़र से देखती आई हैं। मुझे नहीं लगता कि वह किसी तांत्रिक से मिलेंगी, और अगर वह किसी तरह संपर्क कर भी ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह 6 साल तक उस गुरु को नाराज न करें। और अगर लक्षित वू लिक्सन की पत्नी ने तांत्रिक से संपर्क किया होता, तो निश्चित रूप से वह अपने ही बच्चे की बलि नहीं देती, है ना? नो एंट्री साइन। नहीं, वह ऐसा नहीं करती, लेकिन इस मामले में कुछ तो गड़बड़ थी। आर्या सोंगयांग ने वर्मा परिवार में हुई घटना के बारे में गहराई से सोचा। सब कुछ बहुत सफाई से हुआ था। बच्चा हवा में गायब हो गया, पीछे सिर्फ उसके कपड़े और जूते रह गए। अगर यह बाल बलि का एक साधारण मामला होता, तो कोई भी कपड़े और जूते पीछे क्यों छोड़ता? जो इसके पीछे होगा, वह बच्चों के साथ उनके कपड़े और जूते भी ले जाना चाहेगा, है ना? और वह जो राक्षसी निशान पीछे छूटा था, ऐसा लग रहा था जैसे अपहरण के पीछे जो कोई भी था, वह जल्दबाजी में निकला और अपनी उपस्थिति को उतनी जल्दी नहीं मिटा सका जितनी जल्दी वह चाहता था। पोशाक, खेलने के जूते, छोटा सा भूत। शायद लड़की के गायब होने के पीछे जो व्यक्ति था, उसने लड़की की मां को आते हुए सुन लिया और पहले की तरह सावधानी बरते बिना ही घटनास्थल से भाग गया। मुझे नहीं पता कि वर्मा परिवार के साथ क्या गलत है और इसके पीछे कौन है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात यकीन के साथ बता सकती हूँ, या तो वर्मा भाइयों ने अपने विश्वासों को दरकिनार कर दिया और किसी तांत्रिक के संपर्क में आकर अपने लिए एक दानव डेमन को बुलाया, और अगर वे नहीं हैं, तो यह उनकी बहन गुनगुन है। बाकी सभी की तुलना में उसके पास तांत्रिक से संपर्क करने का पर्याप्त कारण है। वह जानती थी कि वह मरने वाली है, और अपनी तुच्छ जान बचाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। शायद ये सिर्फ एक बार की बात थी, या शायद वह अपनी कोमल शक्ल के पीछे बेहद क्रूर है। छोटा सा भूत महिला इविल वन। कियान ने अचानक ब्रेक मारा और अपनी पत्नी की ओर मुड़कर देखा। दानव, क्या तुम उसी दानव की बात कर रही हो जो परलोक आफ्टरलाइफ में रहता है? वह जिसके पास कोई भावना नहीं होती और जिसे बुलाने पर वह हर दूसरे दिन इंसानों की बलि मांगता है। रस्ट फेस का, क्या दानवों की कोई और श्रेणियां भी होती हैं? आर्या ने धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। बेशक, मैं उसी की बात कर रही हूँ जो नर्क में, परलोक में मिलता है। एक दानव के बारे में पूछने के लिए और बचा ही क्या है? अमावस्या फायर, छोटा सा भूत। लेकिन ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता कि वर्मा परिवार में कोई दानव पाल रहा है? आर्या ने अपनी भौहें उठाई और कियान की ओर देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कियान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और माफी मांगी। मैं तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा था, मैं बस वास्तव में उत्सुक था और कुछ नहीं। कोल्ड स्वेट स्माइल। उसे डरपोक कहो या कुछ भी, लेकिन अपनी पत्नी को वर्मा परिवार के बड़े भाई और खुद के जीजा के प्रति इतना क्रूर देखने के बाद वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आर्या फुफकारी। बेहतर होगा कि तुम मेरी क्षमता पर सवाल न उठाओ, वरना फू कॉर्पोरेशन के सीईओ को सड़क के बीच में डरपोक मुर्गे की तरह व्यवहार करते देखना बहुत शर्मनाक होगा। उसकी बातों ने कियान की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। वैसे, अगर तुम जानना चाहते हो कि मुझे वर्मा परिवार में पाले जा रहे दानव के बारे में कैसे पता चला, तो ये सरल है। गुनगुन की आत्मा उस शरीर के साथ संतुलन में नहीं है जिसमें वह वर्तमान में है। आत्मा को इस दुनिया से मुक्त होकर एक बेहतर जीवन में पुनर्जन्म लेना चाहिए था, लेकिन गुनगुन शायद मृत्यु को एक नई शुरुआत के रूप में नहीं देखती। इसीलिए उसने या किसी और ने आत्मा को गुनगुन के शरीर के अंदर कैद कर दिया है। आत्मा को दिव्य गुरु भी कैद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उच्च साधना वाले भूत भी आत्मा को शरीर में कैद नहीं कर सकते। किसी विशेष स्थान पर तो कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर नहीं। ऐसा अमानवीय काम केवल वही कर सकता है जो खुद इंसान न हो। खोपड़ी राक्षस। कियान ने कुछ नहीं कहा। उसने थोड़ी देर तक आर्या को देखा और फिर सामने सड़क की ओर देखने लगा। तो गुनगुन दूसरों की बलि पर अपना जीवन जी रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड जी रही है, आर्या ने बिना रुके उत्तर दिया। यही नर्क का नियम है, हर उस विशेष मामले के लिए जिसे जीवित नहीं रहना चाहिए था, एक जान गंवानी पड़ती है। दानव कभी मुफ्त में काम नहीं करते और उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है।
मुझे डर है कि वर्मा परिवार की लाडली बेटी ने अपने लिए जो मुसीबत बुलाई है वह इतनी आसानी से हल नहीं होगी। तुम्हें पता है क्यों? उसने कियान की ओर मुड़कर पूछा, जिसने सिर हिलाकर मना कर दिया। अमावस्या छोटा सा भूत, क्योंकि एक दानव की भूख को शांत करना मुश्किल है। तुम आज उसे एक बलि दोगे और अगले दिन वह और मांगने लगेगा। अभी वह दानव वर्मा हवेली तक सीमित है और आसपास के बच्चों के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संभव है कि वह एक निम्न स्तर का दानव हो, लेकिन दानव तो दानव ही होता है। वह चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी वह इंसान से ज्यादा शक्तिशाली होगा। ऐसी मुसीबत को घर में साथ रहने के लिए बुलाना कुछ ऐसा है जो किसी को कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्या का चेहरा शांत था, लेकिन कियान उसमें गुस्से की आहट सुन सकता था। अपने घर में दानव को बुलाने वाला या तो मूर्ख है या वह गंभीरता से मुस्कुराए। राक्षसों से भी बदतर एक ऐसा जानवर है जिसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों की जान जाने की कोई परवाह नहीं है। राक्षस फायर खोपड़ी कार्यालय की इमारत। वह तो जैसे ही कियान कुछ कहने वाला था, उसके सेलफोन की घंटी बजी, जिससे उसकी भौहें तन गईं। उसने फोन निकाला और कॉल करने वाले का नाम देखकर थकी हुई आह भरी। आर्या ने एक भौं उठाए और कॉल करने वाले का नाम देखा और फुफकारी। जाहिर है वह ऋत्विक फू यू शेन था। तुम्हें ये फोन उठा लेना चाहिए। कौन जानता है कि तुम्हारे छोटे भाई को क्या चाहिए। शायद उसकी मेज से टकराकर उंगली में चोट लग गई हो और वह चाहता हो कि उसका बड़ा भाई उस पर फूंक मारे। सेल फोन रनिंग डैश। कियान ने अपनी आंखें घुमाई और आर्या की ओर देखकर नकली मुस्कान दी। बहुत मजा किया है। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी बड़ी कॉमेडियन है। स्मर्क मुखौटा। 8 साल दूर बिताओ और तुम्हें हर दिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। उत्तर मिला, जिससे कियान के होठों से एक और आह निकली। उसने कॉल उठाया। क्या बात है ऋत्विक? अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं लुक ऑफ ट्रायम्फ फोन। मैं शादी करना चाहता हूँ। कल, अभी इसी वक्त, ऋत्विक चिल्लाया। इससे पहले कि कियान कुछ और कह पाता, ऋत्विक की तेज आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। कियान बीच में ही रुक गया। उसने फोन नीचे रखा और अपनी कान साफ की। उसके बाद ही उसने फोन फिर से कान पर लगाया और कहा, क्या तुम उसे दोहरा सकते हो? इस बार धीरे धीरे। मुझे ठीक से समझ नहीं आया। अस्टोनिश्ड फेस कान क्वेश्चन मार्क। ऋत्विक ने आदेश का पालन किया क्योंकि उसे शादी करने के लिए अपने बड़े भाई की अनुमति की आवश्यकता थी। मैं, यानी कि आपका छोटा भाई ऋत्विक, शादी करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी अनुमति दे बड़े भाई। अंगूठी फोल्डेड हैंड्स। कियान ने अपने होंठ भींचते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, तुम वहीं मेरा इंतजार करो और जब तक मैं वापस न आ जाऊं, हिलना मत, समझे? फिर ऋत्विक के कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल काट दिया और स्तब्ध चेहरे के साथ फोन को डैशबोर्ड पर रख दिया। आदमी ब्रीफकेस सेल फोन। क्या कोई शादी होने वाली है? क्या मुझे अपने प्यारे भाई के लिए कुछ तैयार करना चाहिए? आर्या ने मासूम चेहरे के साथ पूछा, जैसे उसे कुछ पता ही न हो और कियान जानता था कि वह मजे ले रही है। उसने उसकी ओर अभी मजाक मत करो वाले भाव से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले से ही काफी परेशान नहीं हूँ? नेल पॉलिश। आर्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वैसे फू हवेली जाने से पहले मुझे मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर छोड़ देना। का कार्यालय की इमारत। 2 सेकंड तक कियान ने कुछ नहीं कहा, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, बेशक, अभी छोड़ देता हूँ। क्या आपको कुछ और चाहिए? लुक ऑफ ट्रायम्फ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो शायद हम रात के खाने के लिए कुछ पैक करा सकते हैं। मैंने दावत बैंक्वेट में कुछ नहीं खाया। मैं ये देखने में व्यस्त थी कि क्या गलत है और खाने का मौका चूक गई। बेंटो। जरूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी ड्रिंक भी ले आऊंगा, कियान ने थकावट महसूस करते हुए कहा। उसके भाई बहन उसे हर दिन परेशान करते थे और फिर उसकी पत्नी थी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही वो उसके सामने मर रहा हो। नहीं, वो उसे बचाएगी तो जरूर, लेकिन उसे काफी देर तक तड़पते हुए देखने के बाद। बैटरी डाउनवर्ड ट्रेंड। राइड के लिए शुक्रिया। आर्या सौम्यान खाने का पैकेट लेकर कार से उतर गई। उसने ड्राइवर की सीट पर बैठे कियान फू यू शेंग की ओर देखा, जो उदास चेहरा बनाकर बैठा था। उसने मुंह बनाया और हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने तुम्हारा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, है ना? का स्मर्क। कियान ने अपना चेहरा थोड़ा दाईं ओर घुमाया और आह भरी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें भूख लगी है, लेकिन फिर तुम मुझे 3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ले गईं और आखिर में ये तय किया कि तुम्हें सिर्फ स्पाइसी फ्राइड ऑक्टोपस और बियर चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यह मुझे पहले बता देना चाहिए था? बेयर लुक ऑफ ट्रायम्फ। मैं बता देती, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक औरत का दिमाग बहुत जटिल होता है।
आर्या ने कार की खिड़की पर हाथ रखते हुए और अपना सिर अंदर झुकाते हुए कंधे उचकाए। मैं एक पल बीजिंग रोस्टेड डक चाह सकती हूँ और अगले ही पल मापो टोफू। तुम कभी नहीं समझ सकते कि एक औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। 1 मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, कियान ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। महीनों तक तुम्हारा पीछा करने के बाद मैं देख सकता हूँ, एक पल तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे तुम मुझे वापस चाहती हो, लेकिन अगले ही पल तुम मुड़कर मुझे छोड़ देती हो। मैं गिन भी नहीं सकता कि तुमने ऐसा कितनी बार किया है। दिल टूटना सैंड टाइमर। आर्या ने अपने गाल के अंदर जीभ दबाए और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराई। तुमने मुझे 8 साल के लिए छोड़ दिया था, तो ये सही है कि मैं तुम्हें समझाऊं कि कैसा महसूस होता है जब कोई तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देता है। वह रुकी और अपनी एक भौं उठाई। खुश रहो कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद तुम्हें छोड़कर बिना बताए किसी दूसरे देश की उड़ान नहीं भरी, ठीक है। नो एंट्री साइन। कियान ने सामने की ओर मुड़ने से पहले एक ठंडी आह भरी। अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आता तो तुम शिकायत करती, और जब मैं करीब आया तब भी तुम शिकायत ही कर रही हो। वह आर्या की ओर मुड़ा और बोला, तुम सही हो, एक औरत का दिमाग जटिल होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम जितना चाहो उतना समय ले सकती हो। मैं तुम्हारे पति के रूप में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंगूठी सैंड टाइमर। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो, आर्या ने कियान पर एक सहानुभूति भरी नजर डालते हुए कहा। तुम्हें एहसास है न कि तुम्हारे पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। स्मर्क नेल पॉलिश। कियान ने कुछ देर उसे घूरा और फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हर किसी के पास विकल्प होता है आर्या, मेरे पास भी 2 विकल्प हैं। एक है तुम्हारा इंतजार करना और दूसरा क्वेश्चन मार्क। और दूसरा, आर्या ने उकसाया, छोड़कर चले जाना। उसने गंभीर चेहरे के साथ बात पूरी की। आर्या की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन कियान के पकड़ने से पहले ही उसने उसे वापस चेहरे पर सजा लिया। उसने उपहास करते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे बता रहे हो कि मेरा इंतजार करके तुम मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह सीधी खड़ी हुई और तंज कसा, अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम उन सभी जरूरी कामों में व्यस्त हो सकते हो जिन्हें तुमने मेरी वजह से रोक रखा है, ठीक है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वह मुस्कुराया, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे पास 2 विकल्प थे और मैंने पहले वाले को चुना। मैं तुम पर या किसी और पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा अपना फैसला है। स्माइल 1। आर्या को मानना पड़ा कि वह पल भर के लिए अपना गुस्सा भूलने लायक हैरान थी, फिर उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। खैर, चूंकि तुमने एक विकल्प चुन लिया है तो मैं तुम्हें चुनने के लिए एक और विकल्प दूंगी। कियान का पूरा ध्यान खींचते हुए उसने कहा, जब तुम घर वापस जाओगे तो तुम्हारा प्यारा भाई तुमसे ची जेंगिस नाम की महिला से शादी करने की अनुमति मांगेगा। वह हंगामा करेगा, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर जाकर अपनी जान देने की धमकी भी देगा। तब तुम्हारे पास 2 विकल्प होंगे। उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। पहला, तुम हार मान सकते हो और उस औरत को अपने भाई से शादी करने दे सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे डर है कि फू परिवार को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए तुमने जितनी मेहनत की है वह सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वह नहीं चाहते तो, उसने दूसरी उंगली उठाई, तो दूसरा विकल्प है, तुम उसे घर से बाहर निकाल सकते हो और उसे मुश्किलों का सामना करने दे सकते हो। उसे यह एहसास होने दो कि फू परिवार के बिना वह कुछ भी नहीं है और किसी और से पहले उसे अपने परिवार को रखना चाहिए। पेपर अंगूठी नो एंट्री साइन। उसने अपनी कमर सीधी की और एक तरफ मुस्कुराई। खुद से भी ज्यादा, ये तुम्हारे लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका होगा। 1। और क्या होगा अगर मैंने गलत विकल्प चुन लिया? कियान ने अपने चेहरे के बदलते भावों के साथ पूछा। वरीड क्वेश्चन मार्क। तो तुम अपने परिवार की शोहरत और दौलत से भी ज्यादा कुछ खो दोगे। ये तुम्हारे भाई को अच्छा सबक सिखाने का इकलौता मौका है। सही चुनाव करना सुनिश्चित करना, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर चली गई। कियान को वहीं अकेला छोड़ दिया ताकि वह उसकी कई बातों पर विचार कर सके। कार्यालय की इमारत और बलून। भाई, आप आखिरकार आ गए। कियान ने जैसे ही ऋत्विक फू यू शेंट के कमरे में कदम रखा, उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आई जैसे उसे हलाल किया जा रहा हो। शिकायत भरे चेहरे के साथ ऋत्विक ने अपने भाई की ओर देखा और कहा, आप कहाँ थे भाई? कसम से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको फोन किए सदियां बीत गई हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्यों नहीं आए? फेयरफुल फेस स्पीकर SOS। ये तुम्हारे भाई को अच्छा सबक सिखाने का इकलौता मौका है। सही चुनाव करना सुनिश्चित करना। कियान की आंखों में एक चमक आई।
वह कमरे के अंदर गया और शांति से बोला, ऋत्विक, तुमने पिछली बार मुझे सैलरी कब दी थी? फ्लाइंग मनी? क्या? ऋत्विक ने चकित होकर पूछा। अस्टोनिश्ड फेस, अपने हाथ पीछे बांधकर अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए कियान ने कहा, जिस तरह से तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे वह ऐसा था जैसे तुम किसी अधीनस्थ सबॉर्डिनेट को आदेश दे रहे हो। इसीलिए मैंने पूछा कि आखिरी बार तुमने मुझे अपने मातहत काम करने के लिए तनख्वाह कब दी थी? स्मर्क गुलबंद कार्यालय की इमारत। ऋत्विक फू यू शेंट स्तब्ध रह गया। वह कमजोरी से हंसा और बोला, बड़े भाई, क्या आप मुझसे नाराज हैं? रश्ट फेस, क्या मैं तुम्हें नाराज दिख रहा हूँ? कियान फू यू शेंक ने अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ वापस सवाल किया। ऋत्विक ने अपने भाई के चेहरे की एक झलक देखी, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पाया। उसके भाई का चेहरा पत्थर की तरह सपाट था और यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वह नाराज था या नहीं। मोई स्टैचू, देखिए भाई, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं आपसे लड़ना चाहता था। ऋत्विक अपनी कलाई से बंधी उन रोएदार हथकड़ियों को कुरेदने लगा और सिर झुकाकर धीरे से बोला, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए चीज़ों को संभाल लें। उसने उम्मीद के साथ अपना सिर उठाया और अपने खाली हाथ से इशारा करते हुए दयनीय नज़रों से अपने भाई की ओर देखा और कहा, बस एक बार, मेरे लिए बस इस एक बार कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं और अधिक जिम्मेदार बन जाऊंगा और अपनी पत्नी और परिवार का ख्याल रखूंगा। फोल्डेड हैंड्स अंगूठी। कियान की आंखों में एक रहस्यमयी धुंध छा गई, लेकिन ऋत्विक, जिसकी पीठ पीछे खड़े भूतों की वजह से पसीने से तरबतर थी, साफ देख नहीं पाया और अपने भाई को अपनी बात मनवाने के लिए बोलता रहा। आपको बस इस एक बार दादाजी को संभालना है और मेरे शादी करने के बाद मैं निश्चित रूप से कंपनी के मामलों को संभालने में आपकी मदद करूंगा और आज जैसा हूं उससे कहीं बेहतर इंसान बनूंगा। अपवर्ड ट्रेंड 1। इस औरत का नाम क्या है? कियान ने शांति से पूछा। वह अपने भाई को उस औरत के बारे में बेवकूफों की तरह डींगे मारते हुए देख रहा था जो उन औरतों से बेहतर नहीं लग रही थी जिनसे वह पूरी ताकत से बचता था। मेरा मतलब है, मैं बरसों से तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यह औरत अचानक कहीं से आए और कुछ ही हफ्तों में तुम्हें बदल दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यह औरत कौन है। आखिर अपने जादुई हाथों से उसने वह कर दिखाया जो मैं सालों तक नहीं कर पाया। तो उसका शुभ नाम क्या है? महिला माइक 1। ऋत्विक को लगा कि उसकी बातों के जादू ने उसके बड़े भाई पर चीचंगेज का अच्छा प्रभाव डाल दिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चीचंगेज? उसका नाम चीचंगेज है। वह एक सिंगर है लेकिन वह एक बहुत ही अच्छी औरत है। स्माइल माइक। वह नाम सुनते ही कियान की आंखों में बिजली सी कौंधी। हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। जब तुम घर वापस जाओगे तो तुम्हारा प्यारा भाई तुमसे चीचंगेज नाम की महिला से शादी करने की अनुमति मांगेगा। तुम उसे अनुमति दे सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे डर है कि फू परिवार को फिर से खड़ा करने के लिए तुमने जितनी मेहनत की है वह सब बर्बाद हो जाएगी। डाउनवर्ड ट्रेंड रिवॉल्विंग लाइट। आर्या सॉन्ग यान के शब्द उसके दिमाग में किसी टिक टिक करते बम की तरह गूंज रहे थे। वह ऋत्विक की ओर देख रहा था जो अभी भी बता रहा था कि चीचंगेज कितनी महान औरत है। कियान बस यही सोच रहा था कि आर्या ने उसे इस औरत के खिलाफ चेतावनी दी थी। उसने तुरंत एक लंबी सांस ली और बकबक कर रहे ऋत्विक को एक शब्द से बीच में ही टोक दिया। बम नहीं, नो एंट्री साइन नहीं। ऋत्विक का सिर हैरानी से ऊपर उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका बड़ा भाई, जो कुछ मामलों को छोड़कर हमेशा उसकी बात मान लेता था, वास्तव में उसे मना कर देगा। पर क्यों? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं शादी कर लूं? अब जब मैं शादी करना चाहता हूं तो आप मुझे मना कर रहे हैं। क्यों? अस्टोनिश्ड फेस क्वेश्चन मार्क। हमारे पार्टनर दादाजी द्वारा चुने जाते हैं और मैंने सुना है कि दादाजी ने पहले ही तुम्हारे लिए एक रिश्ता चुन लिया है। कियान ने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। जब दूसरों को परखने की बात आती है तो तुम बड़े भाई और मुझसे भी बदतर हो, इसीलिए दादाजी ने पहले ही ऐसा पार्टनर चुना है जो तुम्हें लगाम में रखेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस चंगेज को भूल जाओ। बूढ़ा आदमी, आपका क्या मतलब है कि मेरा पार्टनर पहले से तय है? ऋत्विक दंग रह गया। उसे पता था कि उसके दादाजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन्होंने वास्तव में एक पक्का कर लिया है और उसे रोक कर रखा है। आमतौर पर उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी यह उसके लिए जीवन मरण की स्थिति थी। चीचंगेज के अलावा वह किसी और से शादी नहीं कर सकता था। हम किस युग में जी रहे हैं? आजकल के युवाओं को जिससे चाहे शादी करने की अनुमति है। ये किस तरह की बकवास है? लुक ऑफ ट्रायम्फ, नो एंट्री साइन। यही हमारे परिवार का नियम है।
मुखिया ही अगली पीढ़ी के जीवन साथी चुनता है, इसमें हम कुछ नहीं। स्क्रॉल। आप क्या कह रहे हैं भाई? नियम, वह नियम 1 सदी पुराना है। मुझे अब उस नियम की परवाह नहीं है और आपको भी नहीं करनी चाहिए। ऋत्विक ने अपनी बहस करने की कला से भाई को बीच में ही काट दिया। ये सच्चा प्यार है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे चीचंगे से शादी करने की अनुमति नहीं देते तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ हैमबर्गर नो एंट्री साइन। कियान इसके लिए तैयार था, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है। स्माइल। ठीक है। ऋत्विक को लगा कि उसकी धमकी काम कर गई और उसकी आंखें चमक उठी। आप चीचंगेज के साथ मेरी शादी को मंजूरी देते हैं तो बड़े भाई, क्या आप दादाजी को संभाल लेंगे? वन अंगूठी। दादाजी को संभालने की कोई जरूरत नहीं है, कियान ने ऋत्विक को घूरते हुए कहा। हालांकि वह ऋत्विक की ऐसी महिला से शादी के लिए सहमत नहीं होता जिसका बैकग्राउंड संदिग्ध हो, लेकिन शायद अपने भाई के लगातार भावनात्मक ब्लैकमेल के आगे वह मान भी जाता। लेकिन अब जब वह जानता था कि यह औरत फू परिवार की नींव हिला सकती है, तो उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसे मैं संभालूंगा वह तुम हो, ऋत्विक। इतना कहने के बाद कियान ने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, पुराने बटलर के टक्कर स्पीकर। बड़े भाई, क्या केयरफुल। आपने बुलाया छोटे मालिक। पुराने के तुरंत कमरे के अंदर आ गए, जैसे वे पहले से ही वहीं तैनात थे। आदमी ब्रीफ केस। हाँ, कियान ने अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए कहा जो उसे उलझन में देख रहा था। कियान मुस्कुराया, मेरे आदेश सुनो और उनका पालन करना सुनिश्चित करो। ऋत्विक के नाम का हर कार्ड ब्लॉक कर दो, उसके बैंक खाते सीज कर दो, उसकी कारें, एक्सेसरीज और सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे घर से बाहर निकाल दो। क्रेडिट कार्ड नो एंट्री साइन का रनिंग डैश घर। बड़े भाई, रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? ऋत्विक फू यू शेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि अचानक उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया और फिर उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना पुराने के ओल्ड के ने उसे घसीटकर घर से बाहर कर दिया। पुराने बटलर के को एक छोटा सा पिट्ठू बैग रक्सैक लाते हुए देख ऋत्विक ने उन्हें ऐसे घूरा जैसे वह उन्हें भी अपनी मुसीबत में साथ खींच लेना चाहता हो। ओल्ड के, आपने मुझे बड़ा होते देखा है। आप बड़े भाई को मुझे इस तरह बाहर कैसे निकालने दे सकते हैं? क्या आपको उन्हें ये समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं? फेयरफुल फेस रनिंग डैश। ओल्ड के मुस्कुराए और ऋत्विक के हाथों में बैग थमाते हुए बोले, ऐसा नहीं है कि मैं भी यह चाहता हूँ छोटे मालिक, लेकिन कभी कभी आप चीजों को बहुत आगे ले जाते हैं। स्माइल स्कूल का बस्ता। चीजों को बहुत आगे ले जाने से आपका क्या मतलब है? मैंने क्या कहा? ऋत्विक यह आरोप सुनकर दंग रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ गलत कहा हो, तो फिर सब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने अपने बड़े भाई से बहुत बदतमीजी की हो? क्वेश्चन मार्क। छोटे मालिक, आपने उन नियमों और आचरण संहिता का अनादर करके फू परिवार की निंदा की है जो सदियों से चले आ रहे हैं। ओल्ड के ऋत्विक के सवालों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। वह जानते थे कि लाड़ प्यार में पलने के कारण ऋत्विक हमेशा से ना समझ रहा है। लेकिन बात यह है कि फू परिवार के बिना आप कुछ भी नहीं है। उनकी आवाज में तिरस्कार नहीं था, लेकिन ऋत्विक को महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा शर्म से जल रहा हो। आप हमेशा ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपने अब तक जो कुछ भी किया है उसमें आपकी कोई बड़ी उपलब्धि है, पर सच तो यह है कि फू उपनाम के बिना आप शून्य हैं। चूंकि आपने फू परिवार के नियमों के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है, तो मेरा मानना है कि आप फू परिवार की सुरक्षा के बिना दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। बड़े भाई ने मुझसे यही कहने के लिए कहा था अगर आप पूछें तो, ओल्ड के ने जल्दी से कहा जब उन्होंने देखा कि ऋत्विक कुछ बोलने वाला है। डाउनवर्ड ट्रेंड फायर। ऋत्विक ने उपहास किया और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए ओल्ड के की ओर देखकर मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई से कह देना कि मैं ठीक रहूंगा। स्मर्क स्कूल का बस्ता मुट्ठी। बड़े भाई, क्या ये वाकई जरूरी है? रिया फू रॉन्ग ने बेशक घर में जो कुछ हो रहा था वह देख लिया था। वास्तव में उसका तीसरा भाई जितना चिल्ला रहा था वह चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लड़की घर क्वेश्चन मार्क। कियान फू यू शेंग ने फू हवेली के बंद दरवाजे की ओर देखा। जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई तो वह अपने भाई बहनों के लिए पिता और माता दोनों बन गया था। उनके दादाजी बूढ़े थे और बहुत सी चीजें नहीं कर सकते थे, इसीलिए कियान को उनकी जगह लेनी पड़ी। लेकिन अब जब उसने उन बिगड़े हुए बच्चों को देखा जिन्हें उसने पाला था, तो उसे एहसास हुआ कि उसे अपने छोटे भाई बहनों को इतने लाड़ प्यार के बजाय मुश्किलों में छोड़ देना चाहिए था। अमावस्या। आह भरते हुए वो रिया की ओर मुड़ा।
ये निश्चित रूप से जरूरी है। वह छोटा बेवकूफ दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है। अगर मैंने उसे अभी नहीं सुधारा तो वह पूरे फू परिवार को डुबो देगा। वह रुका और अपनी बहन के करीब जाकर मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान ने रिया को राहत देने के बजाय उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। और तुम भी ठीक से पढ़ाई करना शुरू करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर मैंने सुना कि तुम कॉलेज में 1 और साल फेल हो गई हो, हाथ उठाकर कियान ने बंद दरवाजे की ओर इशारा किया, तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे तीसरे भाई की तरह बाहर फेंक दूंगा, समझी? फायर वार्निंग साइन बुक्स। रिया जानती थी कि उसके भाई गंभीर हैं, इसलिए उसने तुरंत अनाज चुगती मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ कि इस बार परीक्षा पास कर लूंगी बड़े भाई। इतना कहकर वह फुर्ती से मुड़ी और ऊपर की ओर भागी। इस समय वह खुद को ही नहीं संभाल पा रही थी। वह अपने तीसरे भाई के लिए क्या करती? उसके लिए यही बेहतर था कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और प्रार्थना करे कि उसका तीसरा भाई ठीक रहे। रनिंग डैश ओपन बुक फोल्डेड हैंड्स। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बिना पैसे, स्मार्टफोन या क्रेडिट कार्ड के फुटपाथ पर बैठे हुए ऋत्विक को लगा कि वह अपने जीवन के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। वह उन भूतों से छुटकारा पाना चाहता था जो उसे डरा रहे थे, लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे ही फू हवेली से निकाल दिया। अब उसके पास पूरे महीने के 3 वक्त के खाने के लिए जेब खर्च के तौर पर कुल 500 युआन करीब 6000 रुपये थे और कुछ नहीं। 500 युआन को अपने हाथों में भींचते हुए ऋत्विक ने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, महीने भर के खाने के लिए 500 युआन बहुत कम है। आप बहुत निर्दयी बड़े भाई हैं। फ्लाइंग मनी डाउनवर्ड ट्रेंड टायर्ड फ्राइज। कम से कम उसे 5000 युआन तो देने चाहिए थे। भले ही ऋत्विक को फू घर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन जो भूत उसका पीछा कर रहे थे वे अभी भी वहीं थे। इतना सब होने के बाद भी वह इन भूतों से पीछा नहीं छुड़ा पाया था, जो उसे ऐसे घेरे हुए थे जैसे वह कोई भूत चुंबक, गोस्ट मैग्नेट हो। भूत, मेरा बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरा जीवन मुझे वापस दो। मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। उनके लगातार अशुभ श्रापों को सुनकर ऋत्विक को लगा जैसे वे उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हों। इन भूतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया और फिर भी वे उसे परेशान कर रहे थे, ये स्वार्थी और निकम्मे कहीं के। इनकी वजह से उसने अपना स्मार्टफोन भी खो दिया। यहाँ तक कि जब वह अमेज़न के जंगलों में था, तब उसने खाने से ज्यादा पावर बैंक पैक किए थे क्योंकि वह एक बार को बिना खाने के रह सकता था लेकिन स्मार्टफोन के बिना नहीं। और फिर भी इन भूतों की वजह से उसे अपने बाबू फोन को छोड़ना पड़ा। सेल फोन नो एंट्री साइन पाउटिंग। वह जितना इसके बारे में सोचता उतना ही उसे गुस्सा आता। वह मुड़ा और उन भूतों को घूरा जो एक पल के लिए दंग रह गए, और चिल्लाया, क्या मेरा बच्चा, तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर खो दिया। अब तुम। उसने उस महिला भूत की ओर इशारा किया और दहाड़ा, मुझे एक घर, एक स्मार्टफोन और 5 मिलियन युआन करीब 6 करोड़ रुपए दो। अपना हाथ फैलाते हुए उसने भूतों को भुगतान करने का इशारा किया। चलो मुझे पैसे दो। मनी बैग, घर, सेल फोन, फायर। वह भूतनी ऋत्विक फू यू शेन को पैसे मांगते देख उसे घूर ही रही थी कि तभी उसे सफेद रंग की कोई धुंधली सी आकृति दिखाई दी। उसे देखते ही भूतनी की सांसें थम गईं और वह अपने बेटे के साथ तुरंत हवा में गायब हो गई, ऋत्विक को फुटपाथ पर अकेला छोड़कर। रनिंग डैश भूत। यह क्या था? अपने बगल की खाली जगह को देखते हुए ऋत्विक दंग रह गया। उसने इधर उधर देखा और अपनी आंखें झपकाईं। हे, मैंने अभी तो पैसे देने की बात की और तुम गायब हो गए। बस यही करना था मुझे। ओए भूतनी। उसने भूतनी और उसके बच्चे की तलाश में दाएं बाएं देखा। तभी उसकी नज़र शरीर से चिपके सफेद लिबास और सिर पर एक बड़ी सफेद टोपी पहने एक महिला पर पड़ी। ऋत्विक ने उस महिला के चेहरे को देखा और उसके भाव उपहासपूर्ण हो गए। इसे देखो, ऐसे कपड़े पहने हैं। एक झलक में ही मैं देख सकता हूँ कि यह यहाँ मेरे बड़े भाई को धोखा देने आई है। इसकी हिम्मत तो देखो। इस बार मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा और घर से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगा। सफेद चुड़ैल। हालांकि जैसे ही उसने अपनी जेब से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे याद आया कि उसके पास फोन नहीं है। धत तेरी की। फुटपाथ के पत्थरों पर लात मारते हुए ऋत्विक बड़बड़ाया, जब मेरे पास इस औरत को घर से निकालने का इतना अच्छा मौका था, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। क्या इसे लगता है कि आधी रात को ये जो गुल खिला रही है उससे बच निकलेगी? कभी नहीं। अपनी जैकेट खींचते हुए उसने अपने बाल पीछे किए, पैंट की धूल झाड़ी और आर्या सौम्यान की ओर बढ़ गया। बेहद करीने से तैयार वह बस स्टॉप के पास खड़ी थी। उसके सीधे किए हुए बाल हवा में लहरा रहे थे।
वह किसी अलौकिक पेंटिंग की सुंदरी लगती अगर वह सफेद कपड़े पहनकर बस स्टॉप पर किसी भूत की तरह खड़ी न होती। सय 1 ठंडी हवा का एक झोंका उन दोनों के पास से गुजरा और ऋत्विक कांप उठा। ये औरत, क्या ये किसी को डराकर मारने की कोशिश कर रही है? अपनी बाहों की सिहरन को मिटाते हुए वह आर्या के बगल में आकर रुका और घमंड से मुस्कुराया। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो, जैसे किसी पार्टी में जा रही हो? उसने बस स्टॉप की ओर इशारा करते हुए पूछा। पोशाक जश्न। आर्या ने उसकी ओर सिर घुमाकर नहीं देखा, इसके बजाय वह सामने की ओर देखती रही और उसके लाल होंठ मुस्कुरा उठे। और तुम्हारा क्या? फू परिवार का तीसरा लाडला बीच सड़क पर क्या कर रहा है? क्या तुम यहाँ किसी नए अनुभव की तलाश में आए हो? स्मर्क, ऊंची एड़ी के जूते, हंसिया चांद। ये पहली बार था जब ऋत्विक ने आर्या को इस तरह व्यंग्य सार्कास्टिक में बात करते सुना था। वह उसके लहजे से इतना दंग रह गया कि जो शब्द उसके दिमाग में थे वे सब एक झटके में गायब हो गए। वह अपना मुंह खोलता और बंद करता रहा, फिर हकलाते हुए बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं फू परिवार का छोटा मालिक हूं। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तुम फू परिवार की दूसरी बहू हो। तुम आधी रात को इस बस स्टॉप पर अकेली क्या कर रही हो? अस्टोनिश्ड फेस क्वेश्चन मार्क। इस बार आर्या ने उसे तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए फुफकारी, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। स्मर्क 1 क्या मत। जैसे ही ऋत्विक ने बोलना शुरू किया उसे किसी के हाँफने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी। जब उसने एक आदमी की परछाई देखी तो उसका चेहरा जीत की खुशी से चमक उठा। वह आर्या की ओर मुड़ा और विजयी मुस्कान के साथ बोला, आहा, रंगे हाथों पकड़ी गई। इस बार तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें और उस आदमी को पकड़ूंगा जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है और तुम्हें घसीटते हुए बड़े भाई के पास ले जाऊंगा। देखते हैं तुम इस बार कैसे बचती हो। कूल। आर्या की मुस्कान थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन ऋत्विक ने उसकी आंखों में मजाक की एक झलक देखी। सच में? तो फिर पहले उस आदमी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? स्मर्क फ्लैशलाइट। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ? अपनी बाहें चढ़ाते हुए वह बोला, मुझे कम मत समझना। मैं भले ही दुबला पतला दिखता हूँ पर काफी ताकतवर हूँ। मैं उस आदमी को झटके में पकड़ सकता हूँ। बाइसेप्स लुक ऑफ ट्रायम्फ। वाकई? तो फिर शौक से आगे बढ़ो। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज में डर का नामो निशान नहीं था, जिससे ऋत्विक की भौहें तंग गईं। 1 वह पक्का दिखावा कर रही है, उसने मन ही मन सोचा। जरूर इस वक्त वह अपनी हाई हील्स में थर थर कांप रही होगी। ऊंची एड़ी के जूते, रश्ड फेस। मैं तुम्हारे कहे बिना ही जा रहा हूँ, उसने अपनी लेदर जैकेट खींचते हुए कहा और उस आदमी की ओर बढ़ गया जो उनसे कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। आदमी का जूता। आर्या तमाशा देखने के लिए मुड़ी, जबकि वहां मौजूद आत्मा फैंग यानली के होंठ मुस्कुरा उठे। इसमें बहुत मजा आने वाला है। भूत 1 ऋत्विक उस आदमी के पास गया और फिर आर्या की ओर जीत वाली नजर डाली, जिसने बदले में उसे हाथ हिलाकर जल्दी करने को कहा। उसे अभी भी नाटक करते देख ऋत्विक ने नाक सिकुड़ी और उस आदमी के कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दूसरी तरफ मुंह किए हुए उस आदमी की आकृति को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। हैरान होकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और कंधे के ऊपर से आर्या को देखा, जो एक चालाक मुस्कान के साथ पीछे खड़ी थी। फेयरफुल फेस। उसके दिमाग में एक बुरा अंदेशा जागा। वह धीरे से उस आदमी की ओर मुड़ा जिसे उसने अभी कंधे पर थपथपाया था। रश्ड फेस, एंटी क्लॉकवाइज एरोज। बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दोनों आंखें गायब थीं, हाथ में बियर की बोतल थी, जीभ कटी हुई थी और दूसरे कंधे में एक कसाई का बड़ा चाकू की वक्त धंसा हुआ था। बरसों से सूखा हुआ खून ऋत्विक की आंखों के सामने था। कुकिंग नाइफ खोपड़ी। उस रात बस स्टॉप के आसपास रहने वाले लोग एक बहुत ही ऊंची और तीखी चीख सुनकर सहम गए। फेयरफुल फेस, स्पीकर टक्कर टक्कर। भूत। यह एक भूत है। थोड़ी देर पहले का वह सारा साहस और शरीर का सारा घमंड ऋत्विक फू यूशेन को एक झटके में छोड़ गया। जैसे ही उसने भूत का चेहरा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह किसी ऐसी बिल्ली की तरह चीखा जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। पीछे हटते समय अपनी हड़बड़ाहट में वह लगभग अपने कूल्हों के बल गिरने ही वाला था। फेयरफुल फेस, बिल्ली, पीला चेहरा। उसकी दयनीय स्थिति देख आर्या सौम्यांत ने ताना मारा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे और उस प्रेमी को रंगे हाथों नहीं पकड़ने वाले थे? चलो अब, इसे पकड़ो और इसे और मुझे अपने भाई के सामने फैसले के लिए ले चलो। तुम इस तरह भाग क्यों रहे हो? स्मर्क।
ऋत्विक ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गई हो। लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होकर वह आर्या की ओर भागा। वहाँ एक भूत है, ठीक वहाँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। रस्ट फेस। मैं देख सकती हूँ, आर्या ने उतनी ही शांति से जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में पलक झपकने जितनी भी हलचल नहीं थी। ऋत्विक की तरह हकलाना तो दूर की बात। उसे इतना बेपरवाह देखकर ऋत्विक को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। जहां तक उसे पता था, आर्या तो चूहे से भी ज्यादा डरपोक थी। जब वह फू हवेली में उनके साथ रहती थी तो वह उसके सामने सिर उठाने से भी डरती थी। तो फिर दुनिया में वह कैसे एक भूत के सामने इतनी शान से खड़ी थी? चूहे का चेहरा क्वेश्चन मार्क। नर्तकी 1। उसके विचारों में खलल तब पड़ा जब उसने पीछे से कराहने की आवाज सुनी। चौंककर उसने अपना सिर घुमाया और हवा में उछल पड़ा जब उसने देखा कि वह बिना आंखों वाला भूत उसकी पीठ से ऐसे चिपका हुआ है जैसे वह कोई आराम करने वाला खंभा हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें वाकई यहाँ से निकलना होगा। फेयरफुल फेस पिलर, रनिंग डैश। इतने बदसूरत भूत की मौजूदगी से उसके विचार पूरी तरह उलझ गए थे। ऋत्विक ने आर्या की कलाई पकड़ ली और उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने विपरीत दिशा में भागने के लिए कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा है। पूर्ण अविश्वास के साथ वह आर्या की ओर देखने के लिए मुड़ा, जो उसके बड़े भाई को मात देने वाले पत्थर जैसे सपाट चेहरे के साथ खड़ी थी। उसने भूत की ओर एक नजर डाली और जैसे ही भूत उसकी ओर मुड़ा, उसने तुरंत नजरें हटा ली और फुसफुसाया, देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं भी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करता। बस क्या तुम यहाँ से भागोगी? अगर तुम यहाँ मर गई तो मुझे दुख होगा। रस्ट फेस, अंगूठी, दिल टूटना। लेकिन ऋत्विक ने जो कुछ भी कहा, आर्या अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ये किसी जिद्दी सांड के सामने बीन बजाने जैसा था। ये देख कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, ऋत्विक ने उसकी कलाई झटक दी और नाक सिकुड़ते हुए बोला, ठीक है, तो फिर यही मरो। मेरा क्या जाता है? अगर बड़े भाई पूछेंगे तो मैं उन्हें सच बता दूंगा कि मैंने तुम्हें अपने साथ भगाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अंत तक जिद्दी बनी रही। लुक ऑफ ट्रायम्फ, बेल, नो एंट्री साइन। अपनी बात कहने के बाद ऋत्विक गुस्से में मुड़ा और अपनी दुम दबाकर वहां से भाग निकला। रनिंग डैश कुत्ता। आर्या ने उसे जाते हुए देखा और फुफकारी, कितना बड़ा मूर्ख है। 1। वाकई यह अब तक का सबसे बड़ा मूर्ख है जिसे मैंने देखा है, आत्मा फैंग यानली ने कहा, जब उसने ऋत्विक को ऐसे भागते देखा जैसे कोई ज़ोंबी कयामत आ गई हो। रनिंग डैश, कितनी जिद्दी औरत है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था और फिर भी उसने। अपना सिर हिलाते हुए ऋत्विक बड़बड़ाया। फिर उसने अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि आर्या घबराई हुई हालत में उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही होगी। जब उसने किसी को नहीं देखा तो वह बुदबुदाया, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह 1-2 मिनट में दौड़ती हुई आएगी। क्या उसे सच में लगता है कि मैं देख नहीं सकता कि वह डर के मारे सुन्न हो गई थी? वह सपाट चेहरा ही बताने के लिए काफी था। अरे ओए, देख के चलो। रनिंग डैश। ऋत्विक दर्द से चिल्लाया जब वह किसी से टकरा गया, लेकिन माफी मांगने के बजाय वह उस व्यक्ति को ही डांटने लगा। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि तुम कहाँ? उसके शब्द तब थम गए जब उसने देखा कि जिससे वह टकराया था वह इंसान नहीं बल्कि वही भूत था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने अपनी ओर लड़खड़ाते हुए आ रहे भूत की ओर इशारा किया और उसके पैर कांपने लगे। एक जोरदार चीख के साथ वह पलक झपकते ही मुड़ा और वापस उसी जगह भागा जहां आर्या थी। इस समय उसे परवाह नहीं थी कि वह एक औरत है। जब तक उसके आसपास कोई था, वह खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। फेयरफुल फेस, रनिंग डैश। सड़क का कोना मुड़ते हुए वह साइकिल स्टैंड के ऊपर से कूदा और आर्या की ओर लपका, जो अभी भी बस का इंतजार कर रही थी। उसके पास पहुंचकर ऋत्विक हाँफने लगा और अपनी उंगली उसकी ओर उठाकर बोला, खुश रहो कि मुझमें थोड़ी इंसानियत बची है। मैं जानता हूं कि मैं अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं वापस आया। अब तुम्हें सुकून मिला। कूल मुर्गा 1। आर्या ने अपना सिर उठाया और ऋत्विक की ओर देखा जो किसी गौरवान्वित मुर्गे की तरह दिख रहा था, और फिर अपनी ठुड्डी से उसके पीछे की ओर इशारा किया। पहले पीछे देखो और फिर बोलो। उंगली से नीचे की ओर इशारा। ऋत्विक की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जितना संभव हो सके उतनी धीरे से अपने कंधे के पीछे देखा और जो उसने देखा उससे वह लगभग बेहोश ही होने वाला था। वह बिना आंखों वाला भूत उसके पीछे खड़ा था, अभी भी उतना ही करीब चिपका हुआ। ऋत्विक के होठों से एक सिसकती हुई हंसी निकली और वह तुरंत घूमकर आर्या के पीछे जा छिपा। क्यों? ओह,
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फेयरफुल फेस सिसकियां। तुमने उसकी आंखों में झांका था। आर्या ने सामने की इमारत की ओर देखते हुए शांति से कहा। तो जाहिर है वह तुम्हारा पीछा तो करेगा ही। स्मर्क नो एंट्री साइन। आंखें लड़ाना? कैसा आंखें लड़ाना? वहां तो कुछ है ही नहीं जिससे मैं आंखें लड़ा सकूं। ऋत्विक फूल यू शेन हकलाते हुए बोला, जबकि वह उस भूत को देख रहा था जो अभी भी उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मेरा मतलब है वहां देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर भला मैंने उसकी आंखों में कैसे देख लिया? नो एंट्री साइन आंखें। आर्या सौम्यान ने एक लंबी आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां देखने के लिए कुछ है या नहीं। उसने ऋत्विक की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और एक डरावनी मुस्कान दी। अगर तुम उनके चेहरे की तरफ देखते हो तो इसका मतलब है कि तुमने उनसे आंखें लड़ा ली हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। स्मर्क 1। ऋत्विक का रोने का मन होने लगा क्योंकि जैसे ही उसकी नजर भूत पर पड़ी उसे ऐसा लगा जैसे वह भूत सच में उसे ही देख रहा हो। और क्या होता है जब कोई उनसे आंखें लड़ा लेता है? रश्ट फेस, ठंडा पसीना। वे तुमसे चिपक जाएंगे। आर्या ने ऋत्विक का हाथ झटकते हुए कहा जो उसके क्लच पस को पकड़े हुए था। भूत अकेले प्राणी होते हैं। उनके लिए किसी इंसान का उनसे आंखें लड़ाना इस बात के बराबर है कि उस इंसान ने उनके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। अभी जब तुमने उसके चेहरे को देखा तो तुमने उसकी आंखों में देखा, भले ही वह मुस्कुराए, वे वहां न हों। भूत। ऋत्विक पर जैसे बिजली गिर गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह आर्या को इस उम्मीद में देख रहा था कि शायद वह झूठ बोल रही हो, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में मजाक की चमक देखी तो वह समझ गया कि वह सच कह रही है, वरना वह इतनी खुश नहीं दिखती। यह मुस्कान ऋत्विक के लिए बहुत जानी पहचानी थी। आखिर वह भी आर्या को परेशान करते समय उसे इसी तरह देखता था। हाई वोल्टेज स्मर्क। तुम्हें पता था, है ना? ऋत्विक ने अपने साथ हुई हर चीज के बारे में सोचने के बाद पूछा। हालांकि उसने आर्या को गलत समझा था, लेकिन आर्या ने ही उसे उकसाया था कि वह जाकर उस आशिकी करने वाले को पकड़े, और इसी वजह से वह इस मुसीबत में फंसा था। वह सीधा खड़ा हुआ और आर्या को एक चौंकने वाले और इल्जाम भरे अंदाज में देखने लगा। तुम्हें पता था कि यह आदमी एक भूत है, और अगर मैं इससे आंखें लड़ाऊंगा तो यह मुझे डराना शुरू कर देगा, है ना? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लुक ऑफ ट्रायम्फ। लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। आर्या ने उसे नीची नजर से देखते हुए कहा। तुम सही हो, मुझे पता था कि वह एक भूत है, लेकिन तुम ही थे जो बेवकूफों की तरह उस जीव के पास गए जो आधी रात को फुटपाथ पर खड़ा था। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि जब तुम किसी को अकेला खड़ा देखो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए? नो एंट्री साइन, हंसिया चांद। मैं ऋत्विक के पास कहने के लिए मैं के अलावा कुछ नहीं था, जिसे सुनकर आर्या के होठों पर एक मुस्कान आ गई। तुम जिस मुसीबत में हो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। स्मर्क, नेल पॉलिश। ऋत्विक को अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। वह सही कह रही थी। वह खुद ही भूत के पास गया था। काश उसने आर्या पर शक न किया होता और उसे छोड़ दिया होता तो वह इस मुसीबत में न पड़ता। और अब वह एक और भूत के चक्कर में फंस गया था जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। रश्ट फेस, आंखें, मेरी आंखें मुझे वापस दो। अचानक उस सन्नाटे में एक फटी हुई आवाज गूंजी और फिर ऋत्विक ने कुछ और भी डरावना होते देखा। उसके पीछे खड़े भूत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और ऋत्विक का चेहरा थाम लिया। ऋत्विक का पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया जब उसने महसूस किया कि भूत के हाथ उसके चेहरे से चिपके हुए हैं। यह एहसास बिल्कुल भी सुखद नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके चेहरे पर ठंडे हुक चुभाकर उसकी त्वचा को खींच रहा हो। मेरी आंखें, खोपड़ी। उस कर्कश और फटी हुई आवाज ने ऋत्विक को लगभग बहरा ही कर दिया। वह इतनी तेज और तीखी थी कि उसके कानों से लगभग खून निकलने लगा। रुक जाओ। फेयरफुल फेस कान। उस भूत ने न तो हाथ हटाए और न ही ऋत्विक की एक बात सुनी। उसके संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए उस आदमी ने अपने अंगूठे ऋत्विक की आंखों के गड्ढों सॉकेट्स में डाल दिए, जैसे वह सच में उसकी आंखें निकाल लेना चाहता हो। थम्स अप का चिन्ह, नो एंट्री साइन। मेरी आंखें। ऋत्विक को लगा कि वह मरने वाला है। दर्द बिल्कुल असहनीय था। उसने मन ही मन सोचा कि यह उसका अंत है, लेकिन जैसे ही वह अपनी जान देने के लिए तैयार हुआ, उसे अपने चेहरे पर उन पंजों की पकड़ ढीली होती महसूस हुई और उसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। दंग होकर उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले ये चेक किया कि उसकी आंखें अपनी जगह पर सुरक्षित हैं या नहीं, और जब उसने देखा कि वे वहीं हैं
तो उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने उस भूत की ओर देखा जो उसकी आंखें निकाल रहा था, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके घुटने जवाब दे गए। टक्कर ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। उसके सामने 6 फीट लंबी एक दरांती शायद हाथ में लिए आर्या खड़ी थी और उसके सामने वह भूत था जो ऋत्विक की आंखें निकालने की कोशिश कर रहा था। 1 जब मैं प्यार से पेश आ रही थी तब तुम्हें भाग जाना चाहिए था, आर्या ने अपनी दरांती की धार पर उंगली फेरते हुए कहा। लेकिन तुम्हें तो मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझना था, है ना? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने अपना सिर झुकाया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे कम आंकने का क्या नतीजा होता है। इतना कहकर उसने अपनी कलाई के एक झटके से अपनी दरांती घुमाई। वह बिना आंखों वाला भूत कमर से ऊपर से कट गया और ऋत्विक ने देखा कि जो आदमी अभी सीधा खड़ा था वह आर्या की दरांती के छूते ही राख में बदल गया। फायर रनिंग डैश खोपड़ी। आर्या ने जमीन पर पड़ी राख की ओर देखा और फुफकारी। लोग तब कद्र नहीं करते जब मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। स्मक। दरांती को ऊपर उछालते हुए उसने उसे वापस बुला लिया। वह हवा में 2 बार घूमी और फिर से एक अंगूठी में बदल गई और आर्या के हाथ में गिर गई। और बिल्कुल शांत कूल रहते हुए उसने उसे अपनी उंगली में वापस पहन लिया और फिर फुटपाथ पर गिरे ऋत्विक की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे ऊपर मेरा $5 लाख करीब 4 करोड़ रुपए का उधार है, उसे चुकाना मत भूलना। कूल अंगूठी मनी बैक फ्लाइंग मनी। क्या 5 लाख? क्या? जो कुछ उसने देखा था उसके बाद ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ऋत्विक फू यू शेन के मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी। वह आर्या सॉन्ग यान को ऐसे घूर रहा था जैसे वह खुद कोई भूत हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मुंह खुला था। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे ऊपर मेरा उधार है? अस्टोनिश्ड फेस फ्लाइंग मनी क्वेश्चन मार्क। आर्या ने अपनी एक भौं उठाए और फिर अपने कंधे के पीछे मुड़कर फुटपाथ पर पड़ी राख के ढेर की ओर इशारा किया और मुस्कुराई। तुम्हें वह दिख रहा है? वह एक भूत था और तुम। उसने अपनी उंगली ऋत्विक की ओर घुमाई। उसके शिकार थे। अगर मैं न होती तो तुम अपनी आंखें खो चुके होते और फुटपाथ पर मरने के लिए छोड़ दिए जाते। इसलिए आभारी बनो और पैसे निकालो। फायर उंगली से दाहिनी ओर इशारा मनी बैग। उसने ऋत्विक को पैसे सौंपने का इशारा किया, लेकिन वह बस उसे देखता रहा और बोला, क्या ये जरूरतमंदों की मदद करने का मामला नहीं है? क्वेश्चन मार्क। आर्या ने अपनी कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी अच्छी इंसान हूं कि तुम्हारी मदद करूं? और अगर मैं होती भी? वह नीचे झुकी और उसे घूरने लगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो कि तुम्हारी मदद की जाए? क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे और मेरे बेटे के साथ क्या किया है? उसने अपना सिर झुकाया और रूखेपन से ताना मारा। खुश रहो कि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए पर्याप्त दयालु थी, वरना कल की खबरों की हेडलाइन तुम होते, जिसमें तुम्हारी फटी हुई आंखों वाली तस्वीर होती, समझे? इसलिए इससे पहले कि मैं खुद तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूं, मुझे पैसे दे दो। पाउटिंग नो एंट्री साइन कुकिंग नाइफ। ऋत्विक ने पहले आर्या को देखा और फिर उसकी उंगली की अंगूठी को, और वह समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। अगर उसने मना किया तो वह सच में उसकी आंखें निकाल लेगी। थोड़ा घबराते हुए और शर्मिंदा होकर उसने अपने दांत भींचे और बहुत दर्द के साथ कहा, अगर मैं दे पाता तो तुम्हें दे देता, लेकिन मुझे अभी अभी मेरे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। रश्ड फेस फ्लाइंग मनी डाउनवर्ड ट्रेंड। 2 मिनट तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्या जोर से बुदबुदाई, ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो फिर मैंने तुम्हें बचाया ही क्यों? अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मेरी मेहनत का भुगतान कौन करेगा? क्या तुम्हें पता है कि उस आत्मा को ठिकाने लगाने के लिए मुझे कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? लुक ऑफ ट्रायम्फ बैटरी क्रोध। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुकाए रखा। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसका अपमान हो रहा है, और वह भी पैसे जैसी छोटी चीज के लिए। नहीं, यह नहीं चलेगा। उसे किसी तरह अपना आत्मसम्मान वापस पाना होगा। अगर वह इसी तरह आर्या से अपमानित होता रहा तो वह कभी उसके सामने सिर नहीं उठा पाएगा। डाउनवर्ड ट्रेंड मुट्ठी। अपना गला साफ करते हुए उसने आर्या की ओर देखा और बहुत शांति से कहा, हो सकता है कि इस समय मेरे पास पैसे न हो, लेकिन देर सबेर मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं पैसा लेकर भागने वालों में से नहीं हूँ, समझे? कूल ब्रीफ केस। कब क्या? मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने का कब तक इंतजार करना होगा? आर्या ने बेसब्री से पूछा। तुमने कहा था कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है ना? तो तुम्हें वापस घर जाने और मुझे भुगतान करने में कितना समय लगने वाला है?
सैड टाइमर। इस बार ऋत्विक के पास कोई जवाब नहीं था, वह बस बिना कुछ कहे आर्या को देखता रहा। आर्या ने उपहास किया, मुझे तुम्हें मरने के लिए ही छोड़ देना चाहिए था। वह जमीन से उठी और सीधी खड़ी हो गई। ऋत्विक को हिकारत से देखने से पहले उसने पूछा, तो अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 1 अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 युआन करीब 6,000 रुपये हैं, उसने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए कहा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ आर्या की ओर देखा। लेकिन ये मेरे खाने के पैसे हैं, अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मुझे अपनी इस मुसीबत का हल ढूंढने से पहले हफ्ते भर भूखा रहना पड़ेगा। फ्लाइंग मनी फ्राइज रश्ड फेस। आर्या ने उन 500 युआन की ओर देखा और अपना सिर ऐसे झुकाया जैसे वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने हाथ बढ़ाकर ऋत्विक के हाथ से नोट छीन लिए और कहा, अभी के लिए मैं इन पैसों को रख रही हूँ, बाकी का भुगतान तुम बाद में कर देना। फ्लाइंग मनी लेकिन यह मेरे खाने के पैसे हैं। ये देखकर कि आर्या सच में उसके हाथों से पैसे ले रही है, ऋत्विक को अचानक लगा कि वह वास्तव में एक पत्थर दिल राक्षस है। उसने अभी उसे बताया था कि उसकी जेब में पैसे नहीं हैं और फिर भी वह उसके आखिरी पैसे छीन रही थी। क्या वह इतना क्रूर काम करने के लिए पूरी तरह निर्दयी नहीं थी? दिल टूटना फ्राइज। तो मैं क्या करूं? आर्या ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब ये मेरे पैसे हैं। अगर तुम भूखे रहने वाले हो तो शौक से रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। खोपड़ी, लेकिन मैं तुम्हारा देवर हूँ। जब उसने देखा कि नोट उसके हाथों से लगभग छीने जा चुके हैं तो ऋत्विक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लड़का क्रोध, तो तुम्हें याद है कि हमारा रिश्ता क्या है? आर्या के होठों पर एक मुस्कान आए और उसने ऋत्विक के हाथ से पैसे पूरी तरह खींच लिए। मुझे लगा तुम भूल गए होगे। क्या तुम्हें याद है एक बार जब मुझे बहुत तेज बुखार था और चेन ने तुमसे बुखार की दवा के लिए 200 युआन मांगे थे, तब तुमने क्या कहा था? गोली डाउनवर्ड ट्रेंड। ऋत्विक की सांसें थम गईं। रश्ड फेस रनिंग डैश। आर्या नीचे झुकी और बेरहमी से मुस्कुराई। तुमने कहा था, तो क्या हुआ अगर वह मरने वाली है? यह मेरे पैसे हैं, मुझे परवाह नहीं कि वह मरती है या नहीं। यह मेरे पैसे हैं और मैं इन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा। राक्षस फ्लाइंग मनी नो एंट्री साइन। ऋत्विक फू यूशन आर्या सॉन्ग यान को देखता रह गया, उसकी बात बिल्कुल सच थी। एक समय था जब आर्या सेट पर सोनम सॉन्ग लैंड की गलती के कारण एक सीन शूट करने के बाद बीमार पड़ गई थी। उस वक्त ऋत्विक चाहता था कि सोनम उसकी भाभी बने, इसलिए उसे लगा कि आर्या की जिंदगी मुश्किल बनाना उसकी जिम्मेदारी है। जब वह बीमार पड़ी तो उसने नन्हे चेन फू चैन की मिन्नतों को पूरी तरह अनसुना कर दिया था। अंत में चेन को दादाजी फू को फोन करना पड़ा, जो एक द्वीप पर आराम कर रहे थे, ताकि वे बटले के खाते में $500 भेज सके और दवा खरीदी जा सके। इस तरह चेन ने आर्या को तपने से बचाया था। उस घटना के बाद भले ही चेन बच्चा था, उसने मांग की थी कि उसका अपना बैंक अकाउंट हो जिसमें पर्याप्त पैसे हों। ये बात ऋत्विक कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि इसके लिए उसे दादाजी से सदी की सबसे करारी डांट पड़ी थी। फ्लाइंग मनी बुरा आदमी टक्कर। उसने आर्या की ओर देखा जो उसके पैसे मुट्ठी में भींचे हुए थी और कहा, तो ये तुम्हारा बदला है? क्वेश्चन मार्क। उसकी बात सुनकर आर्या के होंठ मुस्कुरा उठे और उसने कहा, नहीं, ये बदला नहीं बल्कि तुम्हारा कर्म है। क्योंकि अगर यह बदला होता तो तुमने मेरे और चेन के साथ जो किया उसे जानबूझकर किया गया टॉर्चर माना जाता। स्मोक फायर। ऋत्विक का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने हाथ के पैसों पर पकड़ ढीली नहीं की। उसकी शर्मिंदगी एक तरफ थी और इन पैसों को खोना बिल्कुल अलग बात। अगर उसने अभी ये पैसे छोड़ दिए तो उसे महीने भर भूखा रहना पड़ेगा, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने पैसों को और कसकर पकड़ा और सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो और मैं माफी मांगूंगा अगर तुम यही चाहती हो तो, लेकिन मुझसे ये पैसे मत छीनो। मेरे पास बस इतने ही हैं और मुझे लंबे समय तक घर से बाहर रहना है, समझो मेरी बात। फोल्डेड हैंड्स फ्लाइंग मनी फ्राइज डाउनवर्ड ट्रेंड। ओह, ये तो बहुत ही दयनीय है, आर्या ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने ऋत्विक को घूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम ये पैसे शांति से दे दो, वरना मैं इन्हें जबरदस्ती छीन लूंगी। और अगर गलती से नोट फट गए तो मैं पलक झपकते ही तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे किश्तों इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट लेना पसंद नहीं है, समझे? वह आगे की ओर झुकी और ऋत्विक की आंखों में आंखें डालकर बोली, अब फैसला तुम्हारा है, शांति से पैसे दोगे या अपनी 5 इंद्रियों में से 2 खो दोगे? पाउटिंग नो एंट्री साइन कुकिंग नाइफ फ्लाइंग मनी। 2। क्या वह सिर्फ एक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आंखें?
ऋत्विक ने आर्या की गलती पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, स्माइल। लेकिन आर्या ने अपना सिर हिलाया और उसके मुंह की ओर इशारा किया। मुझे तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स आवाज का भी इंतजाम करना होगा, कहीं तुम दुनिया को मेरा नाम न बता दो। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने नोटों को अपनी तरफ खींचा। इसे छोड़ दो, इससे पहले कि मेरा ध्यान तुम्हारे हाथ पैरों पर चला जाए। बाइसेप्स टक्कर। इस बार ऋत्विक ने तुरंत पैसे छोड़ दिए। वह जानता था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही है, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह सच में। उसने थूक गटका और आर्या को पैसे ले लेने दिए, लेकिन उसे अपने क्लच में पैसे रखते हुए देखने के बाद भी ऋत्विक उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसकी जान निकल गई हो। फ्लाइंग मनी क्राइंग थैली, क्या है? आर्या ने अपनी भौहें चढ़ाकर डांटा। क्या देख रहे हो? अब ये तुम्हारे पैसे नहीं रहे। क्रोध। मैं जानता हूँ। एक के बाद एक धमकियों के बाद ऋत्विक की हिम्मत नहीं थी कि वह आर्या के खिलाफ कुछ भी बोले। वह बस आर्या के क्लच को घूरता रहा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दिन दहाड़े लूट लिया गया हो, और वह शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि लूटने वाली उसकी अपनी भाभी थी। उफ! लाउडली क्राइंग फ्लाइंग मनी क्रॉस मार्क। आर्या ने उसकी मुरझाई हुई हालत देखी और तिरस्कार से मुड़ी। उसने सड़क की ओर देखा और असंतोष में अपने होंठ भींचे। बस अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? बस सैंड टाइम क्वेश्चन मार्क। शायद हमें कैब लेनी चाहिए। आत्मा फैंग यानली ने सड़क की ओर देखते हुए सुझाव दिया जो पूरी तरह सुनसान थी। मुझे कोई बस नहीं दिख रही और मुझे यकीन है कि बस का समय कब का निकल चुका है। टैक्सी अमावस्या। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आर्या ने अपनी जीप चटाते हुए एक बार फिर सड़क का मुआयना किया और कहा, चलो अगले स्टॉप तक चलकर देखते हैं, शायद बस वहां रुकी हो। 1। इतना कहकर वह सड़क की विपरीत दिशा में चलने लगी। ऋत्विक ने उसे जाते देखा और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपना पिट्ठू बैग कंधे पर लटकाकर वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। अभी उसने जो देखा था उससे उसे पता चल गया था कि आर्या उस बिना आंखों वाले भूत जैसे डरावने जीवों से सेकंडों में निपट सकती है। अगर वह उसे उन भूतों से बचाने के लिए मना ले जो उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसे चिचंगे से शादी करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। असल में उसका उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस औरत ने उसे कोई और रास्ता नहीं दिया था। वह अक्सर अपनी गंभीरता दिखाने की बात करती थी और ऋत्विक समझ गया था कि वह शादी की बात कर रही है। दुल्हन अंगूठी नो एंट्री साइन। लेकिन अगर आर्या ने उन भूतों का काम तमाम कर दिया तो उसे किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। भूत 1, वह हमारे पीछे आ रहा है। आत्मा ने मुड़कर ऋत्विक को देखा जो उनके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि वह पास नहीं आ रहा था, लेकिन वह उनकी रफ्तार से तालमेल बिठाकर चल रहा था। पदचिह्न भूत। मैं जानती हूँ, आर्या ने बहुत पहले ही उसे देख लिया था। उसने सोचा था कि अगर वह उसे नजरअंदाज करेगी तो वह पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह आदमी उसकी सोच से ज्यादा जिद्दी निकला। एक आह भरकर वह मुड़ी और ऋत्विक को देखा, जो तुरंत रुक गया और इधर उधर ऐसे देखने लगा जैसे वह उसका पीछा नहीं कर रहा था। घर जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाली। घर? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, ऋत्विक ने आर्या के सामने आकर रुकते हुए कहा। मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। स्कूल का बस्ता फोल्डेड हैंड्स। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई विशेष सेवा चलाती हूँ? जरूरतमंदों और लावारिसों की देखभाल करना। आर्या सौम्यांत ने अपना सिर झुकाकर ऋत्विक फुयूशेन की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो केवल असुविधा और झुंझलाहट को दर्शा रही थी। मेरे पास और भी काम है, जरूरी काम। घर से निकाले गए एक बड़े बच्चे की देखभाल करने के अलावा। वह पहले ही मीटिंग के लिए काफी लेट हो चुकी थी और यहाँ ऋत्विक उस कमीने आदमी को पकड़ना और भी मुश्किल बना रहा था जिसे पकड़ने के लिए वह जल्दी में थी। यहाँ अपना समय बर्बाद करना उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। घर जाओ ऋत्विक, अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते तो बेमतलब की मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और माफी मांग लो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें माफ कर देगा। वह मुड़ी, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान थी। वह हमेशा कर देता है। स्मर्क। हालांकि वह अभी मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। एक थकी हुई आह उसके होठों से निकली और वह मुड़कर अपने पीछे खड़े आदमी को देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव किसी दयालु और छोड़े हुए कुत्ते जैसे थे। क्या तुम मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हो? वह अपनी जगह पर घूमी और ऋत्विक की ओर 3 तेज कदम बढ़ाए और धमकी भरे अंदाज में अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे 10 से 15 भूत नहीं छोड़ूंगी? क्या तुम मेरा आपा खोने पर तुले हो? मेरा पीछा करना बंद करो और कहीं और जाओ। पाउटिंग भूत नो एंट्री साइन कुत्ता।
लेकिन न तो ऋत्विक ने पीछा करना बंद किया और न ही वह घर वापस गया, बल्कि वह उसके पीछे ऐसे लगा रहा जैसे वह उसका ही कोई हिस्सा हो। झुंझलाकर आर्या ने उसे बस नजरअंदाज करने का फैसला किया। पदचिह्न लुक ऑफ ट्रायम्फ। ये वाकई बहुत जिद्दी है। आत्मा फैंग यानली ने ऋत्विक को ऐसे पीछे आते देख टिप्पणी की जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। क्या इसे नहीं दिख रहा कि हम जल्दी में हैं? भूत रनिंग डैश। वह हमेशा से इतना स्वार्थी रहा है कि बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। आर्या ने बस स्टॉप की ओर इतनी तेज रफ्तार से कदम बढ़ाए कि उसका साथ देना मुश्किल था। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आए और उसने तिरछी नजरों से ऋत्विक को देखते हुए कहा, वह शुरू से ही ऐसा है। मैंने देखा है कि अगर वह किसी चीज पर अपनी जिद अड़ा दे तो वह कितना परेशान करने वाला हो सकता है। अब जब उसने तय कर लिया है कि वह हमारा पीछा करेगा, तो वह चाहे जो हो जाए, पीछा नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखों में एक चमक के साथ वह मुस्कुराए और अपनी चाल धीमी की। तो फिर क्यों न मैं उसकी इस स्थिति का फायदा उठाऊं और उसे चेन फू चैन के साथ किए गए व्यवहार की सजा दूं। क्या ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी? स्मर्क 1। जब वह रुकी और मुड़ी, तो ऋत्विक भी रुक गया। तुम वापस नहीं जाने वाले? उसने अपनी एक भौं उठाकर पूछा। ऋत्विक ने अपने बैग की पट्टी को कसकर पकड़ा और अपने निचले होंठ को चाटने के बाद सिर हिलाया। बड़े भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया है। अगर मैं वापस गया तो वे शायद मेरी बात नहीं सुनेंगे और मुझे बाहर रहने के लिए कहेंगे ताकि मैं एक दो बातें सीख सकूं। और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल पैसे नहीं हैं, इसलिए न तो मेरा कोई दोस्त और न ही रिश्तेदार मुझे पनाह देगा। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया तो मुझे पार्क की बेंच पर सोना पड़ेगा और मैं वह बिल्कुल नहीं चाहता। स्कूल का बस्ता झड़ता वृक्ष, नो एंट्री साइन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे बेवकूफ कहूं या समझदार। आत्मा ने ऋत्विक को हैरानी से देखा। वह जानता है कि वे लोग उसका इस्तेमाल पैसों के लिए करते हैं और फिर भी वह उनके पीछे घूमता रहता है। अगर मैं इसे बेवकूफ न कहूं तो क्या कहूं? या शायद मुझे इसे समझदार कहना चाहिए क्योंकि वह उन लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानता है। भूत क्वेश्चन मार्क। चलो, बेवकूफ के साथ ही चलते हैं। आर्या ने आह भरते हुए हाथ बढ़ाया और ऋत्विक को पास आने का इशारा किया। हैंड वेविंग। अगर यह कोई और दिन होता तो ऋत्विक ने जरूर अपने तेवर दिखाए होते, लेकिन अभी उसके पास सिर झुकाने और रहने की जगह पाने के लिए जो भी संभव हो वह करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसलिए अपने बैग की पट्टी पर पकड़ मजबूत करते हुए वह आर्या के करीब गया। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? पदचिह्न स्कूल का बस्ता। हाँ, आर्या ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे और वापस नहीं जाओगे, सही ना? स्मर्क। नहीं, मैं नहीं जा रहा। गीत होना कुछ ऐसा था जिसमें ऋत्विक माहिर था। जब तक उसे वह मिल जाता जो वह चाहता था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे पाने का तरीका क्या है। मैं बाहर नहीं रह सकता। अगर मुझ पर हमला हुआ या मेरे साथ कुछ और हो गया तो मैं भूत बन जाऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुम्हें डराऊंगा। भूत। आर्या मुस्कुराई। सिर हिलाते हुए उसने एक लंबी आह भरी और अपने सामने खड़े आदमी को देखा। वह पहले की तरह ही बेलगाम था। तुम सही हो, मैं तुम्हें भूत नहीं बनने दूंगी। वह बहुत बुरा होगा, है ना? उसने अपने हाथ खोले और उन्हें अपनी पीठ के पीछे बांध लिया और मुस्कुराते हुए ऋत्विक की ओर देखा। मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो देखते हैं कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए काम करो। कूल ब्रीफ केस। मैं तुम्हारे लिए काम करूं। ऋत्विक ने आर्या की ओर इशारा करते हुए उसकी बात दोहराई। तुम चाहती हो कि मैं, फू परिवार का तीसरा लाडला और तुम्हारा देवर, तुम्हारे लिए काम करूं? अस्टोनिश्ड फेस, गुलूबंद मुकुट क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं कर सकते? तो फिर मुझे डर है कि तुम्हें कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा, आर्या ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। इस बार वह ऋत्विक को सोचने का मौका देने के लिए रुकी भी नहीं और सीधे बस स्टॉप की ओर चल दी। वन बस।